हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 19 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके करंट अफेयर्स 2020 के नाम से सर्च करेंगे तो इस प्रकार से रेड कलर का लोगो आएगा जिसपे करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एसएस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में एसएस कोरोना नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए एसएस कोरोना नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य होगा मोबाइल एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों को जल्दी विश्लेषण करने में मदद मिलेगी, जिससे कोरोना वायरस को रोकने में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी। यही है एसएस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके अलावा कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया था। ऑपरेशन शील्ड में इसका फुल फॉर्म भी है, जिसका उद्देश्य था कोरोना प्रभावित सभी इलाकों में पूर्ण रूप से बंदी लागू करना। तो आपको याद रखना है, दिल्ली सरकार ने कोरोना प्रभावित जितने भी इलाके थे उन पर पूर्ण पाबंदी लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। अब हम जान लेते हैं कि ऑपरेशन शील्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर यस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई का मतलब है एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल का मतलब है लोकल सैनिटेशन, डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। यही है ऑपरेशन शील्ड, जिसको शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके अलावा कोरोना वायरस को एक प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना भी शुरू की है, जिसका नाम है 5T योजना। 5T योजना में 5 टी हैं। हर टी का मतलब है, यहाँ पर पहली टी का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। इन 5 टी से मिलकर एक योजना बनाई गई जिसका नाम है 5T योजना, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दिल्ली जो कि भारत की केंद्र राजधानी भी है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। वर्तमान में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत में वर्ल्ड वाइड फंड ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विश्वनाथन आनंद को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि एक चेस खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्हीं को वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड का फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड वाइड फंड, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लेन शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। वर्तमान में WWF के निदेशक हैं मार्को लैबर्टनी और वर्तमान में WWF के अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है ये एक पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव, ये भारतीय व्यक्ति हैं। इनको इस साल हरित अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व कार्यों के लिए 2020 का टाइलर पुरस्कार दिया गया था। जो टाइलर पुरस्कार है इसे दुनिया का सबसे उत्कृष्ट और सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 2020 का जो टाइलर पुरस्कार है, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये दिया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अध्यक्ष पवन सुखदेव को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने
रिवर्स रेपो दर में कटौती की है, तो आपको बताना है जो अब नई रिवर्स रेपो रेट है ये क्या है। तो हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कटौती कर दिया है। अब जो नई रिवर्स रेपो रेट है ये है 3.75%, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। पहले 4% थी, अब उसमें 0.25% कटौती कर दिया है, अब हो गई है 3.75%। तो आपको याद रखना है वर्तमान में आरबीआई के द्वारा जो रिवर्स रेपो रेट रखी गई है ये है 3.75%। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर कभी भी रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट याद कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको टोटल 6 रेट्स याद रखना है। कौन कौन सी? रेपो रेट जो कि है 4.40%, रिवर्स रेपो रेट जो कि है 3.75%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जिसे हम MSF रेट के नाम से जानते हैं ये है वर्तमान में 4.65%, बैंक रेट 4.65% है, CRR 3% है, SLR 18%। ये 6 रेटें आपको याद रखनी हैं। अब हम जान लेते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और इसे किसे कहते हैं। रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट एक प्रकार का टूल है जो कि आरबीआई मार्केट में पैसे को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज करता है। सबसे पहले हम जानते हैं रेपो रेट। रेपो रेट वह रेट है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंकों से मिलने वाले कई तरह के जो कर्ज हैं सस्ते हो जाते हैं, जैसे होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह। यही है रेपो रेट। इसके जस्ट विपरीत है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो है रेपो रेट का उल्टा है। यह रिवर्स रेपो रेट जो है रेपो रेट के उल्टा है। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता यानी कि लिक्विडिटी को नियंत्रित करने में काम आती है। अब हम जान लेते हैं कि रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट जो है आरबीआई कैसे यूज करता है मार्केट में मनी को रेगुलेट करने के लिए। तो जब भी बाजारों में बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देता है आरबीआई को, तो उस समय रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक जो है ज़्यादा ब्याज जमा करने आरबीआई के पास जाएं और जो पैसा है बैंकों का आरबीआई के पास जमा हो जाए और मार्केट में जो पैसे है कम हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो आज बात की गई है, यहाँ पर जो है रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो बैंकें हैं आरबीआई में पैसा कम रखेंगी, यानी कि बैंकें जो हैं अपना पैसा अपने पास रखेंगी, यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा। क्योंकि कोरोना वायरस के कारण बहुत से जो इंडस्ट्री हैं बंद हो गई, यानी कि मार्केट में पैसा कम हो गया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है। अब बैंक जो है पैसा आरबीआई में ना जमा करके अपने पास रखेंगी, यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा रेगुलेट होगा। यही है रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो हाल ही में MTNL के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है PK पुरवार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये हैं PK पुरवार, जो कि वर्तमान में BSNL के अध्यक्ष हैं। इन्हीं को MTNL कंपनी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है CMD पद का। BSNL जिसका पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। BSNL की स्थापना हुई थी 2000 में। MTNL जिसका पूरा नाम है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। MTNL की स्थापना हुई थी 1986 में। तो आपको याद रखना है वर्तमान में BSNL और MTNL दोनों के अध्यक्ष और CMD हैं PK पुरवार। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 2022 एशियाई हाल ही में 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर क्या है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? तो हाल ही में 2022 में एशियाई पैरा खेल जो खेली जाएंगे इनके लिए शुभंकर का अनावरण किया गया है। ये है फेई फेई। फेई फेई नाम का जो एक पक्षी चीन में पाया जाता है, यही शुभंकर बनाया गया है 2022 के एशियाई पैरा खेलों के लिए।
जो 2022 के एशियाई पैरा खेल हैं इसमें ताइक्वांडो तथा पैरा केनाइंग नाम का जो खेल है पहली बार शामिल किया जा रहा है। 2022 के जो एशियन गेम्स हैं ये खेले जाएंगे चीन के हांगझाऊ शहर में, और 2022 के जो एशियन गेम्स हैं उनके लिए जो शुभांकर है उनका नाम भी आपको याद रखना है, कोंग कोंग, लियान लियान और चेन चेन नाम के जो पक्षी हैं ये 2022 के एशियाई खेलों के लिए शुभांकर चुने गए हैं। इसके अलावा 2022 में ही जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये खेले जाएंगे चीन के बीजिंग शहर में। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है रेनबी। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता है। तो चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है अनंत काल, यानी कि चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 6 साल, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आर.वी. भुसकुटे का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि जो आर.वी. भुसकुटे थे इनका संबंध किससे था, ये क्या थे। तो आर.वी. भुसकुटे जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं आर.वी. भुसकुटे जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसान रथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में किसान रथ नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हीं के द्वारा किसान रथ नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है जो किसान रथ का नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है ये किसानों के लिए शुरू किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, ये हर साल मनाया जाता है 17 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए 17 अप्रैल। अब हम जान लेते हैं कि हीमोफीलिया जो रोग है ये क्या होता है। हीमोफीलिया जो रोग है एक आनुवंशिक रोग है जिसमें जो आमतौर पुरुषों में पाया जाता है, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है महिलाओं द्वारा होता है, औरतों द्वारा होता है, यानी कि हीमोफीलिया रोग की वाहक औरतें हैं, जबकि ये खास तौर पर पुरुषों में पाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो हीमोफीलिया नाम का रोग होता है इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो हीमोफीलिया रोग अगर जिस व्यक्ति के होता है उसको कहीं भी किसी भी प्रकार का छोटा सा भी अगर चोट लग जाता है तो जो खून है, खून के बहने का जो स्त्राव है बंद नहीं होता, यानी कि चोट लगने के दौरान खून के बहने का जो स्त्राव है वो बंद नहीं होता, यानी कि रक्त का थक्का जो है जल्दी नहीं जमता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हीमोफीलिया रोग है इसमें एक प्रोटीन की कमी हो जाती है, उस प्रोटीन का नाम है थ्राम्बोप्लास्टिन। थ्राम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन है इसकी कमी से हीमोफीलिया रोग में जो खून है, रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। अब हम देख लेते हैं जितने भी अप्रैल महीने में दिवस मनाए गए अभी तक, जैसे 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस जिसे हम उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे। ये हैं सारे दिवस जो कि अभी तक अप्रैल महीने में मनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया है। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे थॉमस अजान, जिन्होंने भ्रष्टाचार के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष तामस अजान, जिन्होंने हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। इनके इस्तीफा के बाद इस संस्था को लीड करेंगी, यानी कि अब अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अमेरिका देश की उर्सुला पापड्रिया को। उर्सुला पापड्रिया अब अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ की अध्यक्ष बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ, जिसका मुख्यालय है हंगरी के बुडापेस्ट में, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसके द्वारा महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो हाल ही में जो गोवा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थी, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जान लेते हैं जो गोवा बैंक ऑफ कोऑपरेटिव था, इसका लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया गया है। तो आरबीआई के निर्देशानुसार बताया गया है जो गोवा कोऑपरेटिव बैंक था, इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब आपको गोवा से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में गोवा राज्य कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा कोविड-19 के लिए एक स्वमूल्यांकन उपकरण सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भी भारत का पहला राज्य बना है गोवा। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, जो कि मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अब आपको गोवा राज्य से कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के नाम याद रखना है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं गोवा राज्य में स्थित हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जबकि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। जो डॉक्टर सलीम अली थे एक भारत के महान पक्षी विज्ञानी थे, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर सलीम अली नेशनल पार्क तथा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम रखे गए हैं। जो गोवा राज्य है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, जबकि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाके करंट अफेयर्स 2020 के नाम से सर्च करेंगे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आ जाएगा, जहाँ पर हम डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। So finally, thanks for watching Exam Forum.